जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार BSMS सवाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है BA 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में। पेपर का नाम है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस फर्स्ट। ठीक है, 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है। पेपर कोड है ECO 203 और 10 मई 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों के क्लासेस भी करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके क्लास को जरूर अटेंड करना है आप सभी को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चले, पेपर कोड आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अभी मैं कोशिश करूंगा कि 2023 का भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूं सुबह तक। ठीक है, पेपर का नाम आप लोग देख ही सकते हैं। बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है, मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है? हार्टले विदर्स ने दी है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। जब किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे किस प्रकार की मुद्रा कहा जाता है? तो जब किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में आप प्रयोग करेंगे तो उसे वस्तु मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन पेपर है, जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी हैं और उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी बच्चे देख सकते हैं। चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है कि ये DDU का क्वेश्चन पेपर है। DDU के बच्चे हैं और उससे जो एफिलेटेड कॉलेज हैं सभी बच्चे देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने कॉलेज हैं जहाँ भी आपके मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस पढ़ाए जाते हैं, आप सभी लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है मूल्य का मापक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का मापक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको घबराना नहीं है। 760757474584 इस पर स्क्रीनशॉट लेकर के आप सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। डाउट सेशन का भी आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है, चलिए, एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ताकि मैं आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के आकस्मिक कार्यों का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो मुद्रा का आकस्मिक कार्यों का सर्वप्रथम प्रतिपादन ये किया गया था प्रोफेसर किनले के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सांकेतिक सिक्का से संबंधित सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखें, सांकेतिक सिक्का का सही संबंध आपका अंकित मूल्य जो होता है धात्विक मूल्य से ज़्यादा होता है। यानी जो आप लोगों का अंकित मूल्य है, यानी सांकेतिक सिक्के, मैं बता देता हूँ सांकेतिक सिक्के क्या होते हैं। देखें, सांकेतिक सिक्के दोस्तों वे सिक्के होते हैं जिनका अंकित मूल्य उनके धात्विक मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, यदि 1 रुपये के सिक्के को बनाने में धातु की लागत 50 पैसे आती है तो उसका अंकित मूल्य 1 रुपया उसके धात्विक मूल्य यानी 50 पैसे से अधिक है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पूछा जा रहा है, अच्छे मुद्रा के गुण से संबंधित सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखें, अच्छे मुद्रा का गुण क्या होना चाहिए? तो ये यूनिवर्सल अडेप्टेंस होना चाहिए, यानी सर्व स्वीकृति होनी चाहिए। ठीक है, वहनीयता होनी चाहिए, यानी जो आपका मुद्रा है उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। ठीक है, परिचायकता क्या होती है? तो परिचायक मुद्रा को सरलता से पहचाना जा सके ताकि लोग इसकी प्रामाणिकता पर विश्वास कर सकें। ठीक है, तो ये तीनों आपके करेक्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ग्रेशम का नियम संबंधित है। ग्रेशम का नियम मुद्रा की पूर्ति से संबंधित है, सप्लाई ऑफ मनी से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर फिशर के समीकरण की किस प्रकार से लिखा जाता है? प्रोफेसर फिशर के समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है? तो देखें, इनके समीकरण को P = mv + m
1/T इस प्रकार से लिखा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। चले, निम्नलिखित में से कौन वैधानिक मुद्रा है? कह रहा है लीगल टेंडर इनमें से कौन सा है? तो देखें लीगल टेंडर इसमें से है प्रचलित मुद्रा, ठीक है। करेंसी इन सर्कुलेशन, ये क्या है? ये एक वैधानिक मुद्रा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में कौन नगद शेष समीकरण का मार्शल द्वारा प्रतिपादित समीकरण है? ठीक है, बैलेंस अप्रोच प्रोपाउंडेड, ठीक है। कैश बैलेंस अप्रोचेड, ठीक है, अप्रोच प्रोपाउंडेड। ये मार्शल द्वारा प्रतिपादित समीकरण कौन सा है नगद कोष का? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, देखिए M=KY + K1A, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उच्च शक्ति मुद्रा से संबंधित सही विकल्प का चुनाव कीजिए। उच्च मुद्रा से संबंधित सही विकल्प का चुनाव इसमें से कैसे कर सकते हैं? जनता के पास करेंसी प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। जनता के पास कुल तरल मुद्रा है और प्लस आवश्यक रिजर्व अनुपात है, ये भी आपका करेक्ट है उच्च शक्ति मुद्रा से, ठीक है। जनता का कुल सावधि जो जमा है, ठीक है, टोटल पब्लिक फिक्स डिपॉजिट और प्लस इनके पास जो आवश्यक रिजर्व अनुपात है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये सभी उच्च शक्ति मुद्रा से संबंधित हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित किस स्वर्णमान के अंतर्गत देश में सोने के सिक्के चलन में होते हैं? ठीक है, तो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड स्वर्ण मुद्रामान, ठीक है। स्वर्ण मुद्रामान के कारण स्वर्णमान के अंतर्गत देश में सोने के सिक्के चलन में होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रोफेसर किन्स ने निम्नलिखित किस उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग की बात कही? तो उनका उद्देश्य था कि लेन देन का उद्देश्य, सुरक्षात्मक उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूचकांक बताते हैं। सूचकांक क्या बताते हैं? तो सूचकांक दो विभिन्न समयों पर मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन को बताते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्लियर हो गया? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सूचकांक का संबंध होता है, ठीक है, द इंडेक्स नंबर इज रिलेटेड टू। सूचकांक का संबंध किससे होता है? सूचकांक का संबंध, ठीक है, इंडेक्स नंबर ऑफ रिलेटेड टू जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, सामान्य कीमत स्तर से संबंधित होता है सूचकांक। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय मुद्रा मान में, तो भारतीय मुद्रा मान में कागजी नोट प्रधान मुद्रा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अच्छे मुद्रामान में कौन सा गुण विद्यमान रहता है? अच्छे मुद्रामान में देखें, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए इसके अंतर्गत, सर्व स्वीकृति, ठीक है। मूल्य स्थिरता, क्या प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए? तो ये मुझे लगता है नहीं, लेकिन इसमें जो परिचायकता है ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आपके मुझे करेक्ट लग रहा है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, आंसर जो आपका पूछा गया है। तो देखें, इस तरह से मैं बता दूं, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वो आप जो भी लगाएंगे वो गलत ही होता है, ठीक है। यानी आपको अगर आपका 75 नंबर आपको मिलना है तो पूरे आपको नहीं मिलने हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ दोनों आपके करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चले, प्राइस स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, व्यापारिक बैंकों के उदार ऋण नीति का परिणाम है। व्यापारिक बैंकों के उदार नीति का परिणाम क्या है? तो इनका परिणाम है मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा छापती, यानी पैसा वो छाप रही है सरकार अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तो इस प्रकार की स्थिति कही जाती है, क्या कही जाएगी? करेंसी इन्फ्लेशन कहलाएगा, ठीक है, चलन स्फीति कहलाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी मंदी आई थी 1930 में। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूर्ण रोजगार बिंदु से पहले होने वाले स्फीति को किन्स ने किस नाम से संबोधित किया है? अर्ध मुद्रा स्फीति से। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उच्च शक्ति मुद्रा में परिवर्तन के पश्चात मुद्रा की पूर्ति में होने वाला परिवर्तन मुद्रा गुणक कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर में परिवर्तन करके साख नियंत्रण करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक को है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगठित वित्तीय बाजार का अंग है? ठीक है, संगठित वित्तीय बाजार का अंग कौन सा है? ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट कौन सा होता है बताइए? बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर है मुद्रा बाजार, साख बाजार और पूंजी बाजार, ये सभी संगठित वित्तीय बाजार के अंग हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कैपिटल मार्केट, क्रेडिट मार्केट और मनी मार्केट ये सभी ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट के हिस्से होते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय मुद्रा बाजार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भारतीय मुद्रा बाजार यह आपका संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 25 का। ये क्वेश्चन 100% मुझे लगता आएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए भारत में बैंकिंग आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में बैंकिंग आयोग की स्थापना 1969 में की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन के कारणों हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो मुद्रा संकुचन के कारणों हेतु सही मुद्रा का जो विकल्प चुनना है वो कौन सा है? बैंक दर में वृद्धि हो रही है मुद्रा संकुचन के कारण, बिल्कुल। साख मुद्रा की पूर्ति में कमी हो रही है और भारी मात्रा में करारोपण भी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंकों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण प्रदान किया जाता है? व्यापारिक बैंकों द्वारा ठीक है किस प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं? तो अधिविकर्स, ठीक है, ओवरड्राफ्ट आपको ऋण प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, लोन्स एंड एडवांस ऋण और अग्रिम भी आपको मिलता है। कैश क्रेडिट नगद साख भी आपको मिलता है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य है? व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, जमा स्वीकृति स्वीकार करना। बी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन विकास बैंक का श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता? देखिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और निर्यात आयात बैंक इसे एग्जिम बैंक कहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है बैंक इसे एग्जिम बैंक बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों आपके विकास बैंक के अंतर्गत आते हैं। भूमि विकास बैंक, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक ये आपके विकास बैंक के अंतर्गत नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्यापारिक बैंकों के प्रथम राष्ट्रीयकरण के समय कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। डी ऑप्शन आपका राइट है। यह भी 100% आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें व्यापारिक बैंकों के द्वितीय चरण का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1980 में। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन साख निर्माण का आधार है? साख निर्माण का आधार होता है व्यापारिक बैंक में जनता की प्राथमिक जमा। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नगद कोष की मात्रा में कमी करके बैंक अपनी साख निर्माण की शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यापारिक बैंकों के प्रथम राष्ट्रीयकरण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। सी ऑप्शन आपका राइट है। 100% मुझे लगता है यह भी छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण प्रथम राष्ट्रीयकरण के समय हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। यह भी लगता है छपेगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के पश्चात उसे किस नाम से जाना जाता है?
तो इसे भारतीय स्टेट बैंक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, स्टेट बैंक इंडिया के रूप में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 39 का बी ऑप्शन आपका राइट है। कई सारे पंक्चुएशन आज मेरे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। देखें, देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक कौन है? देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? देखिए, केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन का एक अधिकार रखता है, साख नियंत्रण करता है यानी क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, अंतिम ऋणदाता भी होता है, ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, और जमा स्वीकार करना तथा ऋण प्रदान करना ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण के विभिन्न नीतियों में कौन सी विधि गुणात्मक विधि के अंतर्गत आता है? साख मुद्रा की राशनिंग जो है यह आपका केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण के विभिन्न नीतियों की, ठीक है, गुणात्मक विधि के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 42 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सरकारी बैंकर एजेंट एवं वित्तीय सलाहकार की सेवा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो सरकारी बैंकर, ठीक है, एजेंट और वित्तीय सलाहकार, इसकी जो सेवा है कौन प्रदान करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक प्रदान करती है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। इसमें देखें, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC भी आपका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन सबसे करेक्ट आंसर मुझे यहाँ पर सी ऑप्शन लग रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, सरकारी बैंकर यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए मुझे सी ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर लग रहा है। सी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय इंपीरियल बैंक में किया गया? तो देखें, इंपीरियल बैंक का जो विलय है ये आपका किया गया था बैंक ऑफ बंगाल में, बैंक ऑफ मद्रास में और बैंक ऑफ बॉम्बे में भी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक का शाखा नहीं होती वहां भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है? कौन बैंक कार्य करता है? तो देखिए, जिन स्थानों पर भारतीय रिजर्व बैंक नहीं होती है उस जगह भारतीय रिजर्व बैंक की जगह आपका भारतीय स्टेट बैंक काम करता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मौद्रिक नीतियों के उद्देश्य से संबंधित सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मौद्रिक नीतियों के उद्देश्य से सही विकल्प कौन सा है? तो भुगतान संतुलन एवं विनिमय दर स्थिरता बिल्कुल करेक्ट है, मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास, ये तीनों आपके करेक्ट हैं, डी ऑप्शन राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार M2 में सम्मिलित होता है। M2 में M1 प्लस डाकघरों में बचत जमाएं सम्मिलित होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 49 का। चले, इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा, ठीक है। चले, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार M3 में सम्मिलित होता है। M3 में M1 बैंकों की सावधि जमाएं, ठीक है, M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं M3 में आपकी सम्मिलित होती हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।